हमने पिछले सेशन में बात की थी कि हमें इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए, देखिए, सीएसआर को रिजर्व करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे लिए हमने सीएसआर को रिजर्व करना समझ लिया तो यकीन मानिए कि हमने आधी जंग जीत ली। याद रखिएगा, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं और ये गहरी बात आपके दिमाग तक, आपके विवेक में जरूर, आपके जहन में जरूर बैठ जानी चाहिए कि मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। हाउ टू अप्रोच एंड सिक्योर योर सीएसआर फंड्स। तो कैसे सीएसआर एजेंसी को अप्रोच करना है, कैसे अपने लिए सीएसआर को रिजर्व करना है, या उस फंड को हमें कैसे सिक्योर करना है, इसका तरीका मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को सबसे पहले उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के बारे में सर्च आउट करना होता है, एक होमवर्क करना होता है। ये होमवर्क आपके पास आपके लिखित विवरण में दो तीन जगह काम आता है, लाइक रिसर्च अबाउट द फंडिंग एजेंसी, इसके अलावा रिसर्च ऑफ एनी प्रोजेक्ट, राइट। और इसके अलावा अपने खुद के ज्ञान वर्धन के लिए, यानी कि तमाम संस्थाएं अपने अपने परिक्षेत्र में क्या कर रही हैं, या सीएसआर एजेंसी के लिए कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, राइट। लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लोग हेल्थ पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, या सीएसआर एजेंसी जो है किसी और मुद्दे पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है। ये बात आपको कहां से पता लगेगी? आपकी उसी रिसर्च से, जो कि आपको अपने परिक्षेत्र में कम से कम आपके जिले, आपके आसपास के लगते हुए जिले, या एटलीस्ट अपने पूरे के पूरे राज्य के अंदर आप कोशिश करें जब भी मौका मिले घूमने जरूर निकलें और वहां पर इन चीजों पर आप अपना फोकस रखें कि कहाँ क्या गतिविधियां चल रही हैं, लोग किस चीज में एंगेज्ड हैं, सीएसआर एजेंसीज कहाँ कहाँ किस प्रकार का डेवलपमेंट कर रही हैं, राइट। सो ये मुख्य चीजें हैं जिनका आप लोगों को बखूबी रूप से जो है ध्यान देना है, राइट। अब हमने एक गुण सीख लिया कि कैसे हमें अपना सीएसआर फंड रिजर्व करना है, राइट, और कैसे हमें अपने सीएसआर फंड को सिक्योर करना है। एक चीज हम क्लियर कर चुके, एक चीज हम सीख चुके। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको इस वर्कशॉप के अंदर दिया था वो था असेंशियल टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर ग्रांट एप्लीकेशन। ग्रांट एप्लीकेशन के लिए एसेंशियल टिप्स क्या हैं और ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे हमें ये पर्टिकुलर ग्रांट मिल सके, हमारा जो अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो सके। देखिए, कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा गणित नहीं है जहां पर आप गारंटी के साथ अपना फंड रेज कर सकें, या गारंटी के साथ अपना जो है आप सीएसआर ग्रांट अप्लाई करें तो आपका पास ही हो जाए। लेकिन कुछ एसेंशियल टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर जो है स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आप एक बेहतरीन ग्रांट अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप उस ग्रांट के लिए आवेदन करेंगे वो ग्रांट आपको मिल जाएगी, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी क्या टिप्स हैं, ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जो इतने कैपेबल हैं कि हमारी सीएसआर ग्रांट एप्लीकेशन की मंजूरी में बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ा देते हैं, कि उसके अप्रूवल मिल जाए। वो टिप्स और ट्रिक्स क्या है? सबसे पहला, सबसे पहला, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि जहां आप बात करते हैं कि सर मुझे सिक्योर ग्रांट या सिक्योर फंड मिल जाएगा, तो वहां पर एक पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी आपसे जो है, या कंसल्टेंसी एजेंसी आपसे किसी भी प्रकार के चार्जेस करती है। उस चार्जेस के अंदर वो हैवी चार्जेस होते हैं और उसमें कहा जाता है कि पहले हम आपके प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे और इतने साल के अंदर आपको ग्रांट पक्का मिल जाएगी। अब ये ऐसे लोग होते हैं जो 5 लाख 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और 5-7 लाख रुपए चार्ज करने के बाद यही ज्ञान आपको देते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका बदल जाता है। तरीका इन द सेंस, आज मैं ये ज्ञान आपको मुफ्त में दे रहा हूं, आप पता नहीं इंप्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे,
लेकिन मैंने ये चीज नोट की है कि मैंने ये ज्ञान जिनको भी 5 या 7 लाख लेके दिया है, एक एक कमांड को फॉलो करता है। अगर मैं आज कहूंगा कि नहीं भैया, आज आपके ये जो आपका ऑफिस का बोर्ड है ये नहीं चलेगा, इसको ऐसा बनवाना है, तुरंत अगले दिन बदल जाता है। उस समय कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं कि हमारे पास बोर्ड बदलने के पैसे नहीं हैं या हमारे पास ये करने के पैसे नहीं है। उनको कहा जाता है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से इतने लोगों को हटा दीजिए, नए लोग ऐड ऑन कीजिए। तुरंत रेजुलेशंस पास होते हैं और मेंबर हटा दिए जाते हैं, नए मेंबर ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, 7 लाख इन्वेस्ट किया है, और उन्हें पता है कि उनके प्रोफाइल को बिल्ड किया जा रहा है जिससे कि उनकी गारंटेड ग्रांट मिल सके, सिर्फ इस लालच में। और लालच आज भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि तरीका और व्यवहार बदला है। यही चीज कई साथी हैं, संस्थागत मेरे भाई बंधु हैं, जो कहते हैं कि सर गारंटेड ग्रांट मिल जाएगी, ऐसी कंसल्टेंसी ऐसा कुछ मिल सकता है क्या हमें? तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाई गारंटी से प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे, ग्रांट भी मिल जाएगी, लेकिन उस गारंटी के लिए आपका कैपेबल होना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं सर कैसी कैपेबिलिटी? में क्या जेब में 7 लाख रुपए आके रख जाओ और 2 साल के लिए भूल जाओ, क्योंकि 2 साल में आपके प्रोफाइल को बिल्ड करूंगा, उसके बाद आपको गारंटी से ग्रांट दिलवा दूंगा। टोटल ओवरऑल टाइम 3 साल का मेरे आपके अनुबंध का। अगर मैं 3 साल में आपको ग्रांट नहीं दिलवा पाया तो अपने पैसे वापस उठा ले जाना, है ना? फिर वहां बिल्ली जैसा मुंह बन जाता है उनका, है ना, कि सर इतने पैसे थोड़े। तो इतने पैसे अगर नहीं है तो वही 5 लाख 7 लाख वाला ज्ञान मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ आज। नोट डाउन कर लेना, एक एक चीज को मेंशन कर लेना। मेरे कोऑर्डिनेटिंग टीम को मैंने को होस्ट बनाया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वॉइस में, मेरे सिस्टम में किसी प्रकार की अगर आपको कोई कमी लगती है, देन अनम्यूट योर सेल्फ एंड नोटिफाई मी। मुझे आप बता दीजिएगा कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। शायद मैंने आपका कमेंट देखा था। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय कनेक्टिविटी? और नो दादा, थैंक एवरीथिंग ओके। थैंक तो ऐसी तमाम चीजें हैं, ऐसे तमाम स्ट्रेटजीज हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने लिए सीएसआर ग्रांट की सिक्योरनेस को 70% तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी ट्रिक है तो हमें तुरंत बताओ आप, है ना? लेकिन बताने का फायदा तब होगा जब आप अपने आप से ये वादा करें। मुझसे वादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि आपको अपनी संस्था को आगामी 3 साल के अंदर, आज तक आपको ग्रांट मिली या नहीं मिली मुझसे, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज तक आपने कितनी ग्रांटें ली हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। आज तक आपने सीएसआर की ग्रांट नहीं ले पाई है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, मुझसे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात आज आप सभी लोगों को एक समान रूप से मानते हुए कि आज मेरी इन संस्थाओं ने समय निकाला है मुझे सुनने के लिए, जानने के लिए कि कौन कौन सी फंडिंग एजेंसी हैं जो मुझे ग्रांट देंगी और कैसे देंगी, ये जानने के लिए। तो मेरे लिए आप सभी के सभी आज फ्रेशर्स हैं। और एज ए फ्रेशर मैं आपको एक ज्ञान देना चाहूंगा। अगर आपको अपने सीएसआर फंड को सिक्योर करना है तो एकल स्वामित्व से हट जाइए। नोट डाउन कर लीजिए, प्रोहिबिट सिंगल ऑक्यूपेसी, यानी कि एकल स्वामित्व से हट जाइए। अब ये सिंगल ऑक्यूपेसी क्या होती है सर? हम में से तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो पर्टिकुलर किसी एक विषय पर, किसी एक सोशल कॉज पर फोकस्ड होती हैं। उस पर्टिकुलर एक कॉज पर उनका कंसंट्रेशन होता है और वो पर्टिकुलर उसी एक कॉज को लेकर अपनी सारी गतिविधियां तय करते रहते हैं। गलत। आपको सबसे पहले ध्यान देना है वॉलंटियरिज्म पर। अपनी संस्था के अंदर सोशल वॉलेंटियर की संख्या को बढ़ाइए। पहली चीज। मैं हर एक चीजों को कनेक्ट करता जाऊंगा साथ साथ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब तमाम एनजीओ के सवाल तुरंत खड़े होंगे कि सर वॉलेंटियर के लिए पैसा कहां से आएगा? ध्यान रखिए, अगर वॉलेंटियर को पैसा देना पड़ा देन इट्स नॉट ए वॉलेंटियर, इट्स ए पेड एम्प्लॉय।
वो वॉलेंटियर नहीं है फिर, वो तो आपका पेड एम्प्लॉय है। और मैंने पेड एम्प्लॉय रखने की तो बात ही नहीं की है, मैंने बात की है आपके वॉलेंटियर की। तो सर ये पेड एम्प्लॉय अगर नहीं होगा तो फ्री में काम कौन करता है? सवाल आता है ना, फ्री में काम कौन करता है? ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास, आपकी नॉलेज उतनी ही बेहतर अपडेट होगी जितने ज्यादा आपके प्रश्न होंगे। हालांकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो भी मैं बात कहूं उसके पीछे आपका जो भी प्रश्न बनता हो, आपकी एक मानसिकता जो बनती हो, मैं उस प्रश्न को खुद ब खुद लेके चलता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक एनजीओ का संचालन करता हूं। मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मेंटर नहीं हूं कि जिसने किताब पढ़ ली और किताबी ज्ञान आपको दे दिया। मैं वो हर एक चीज फेस करता हूं जिसको आप लोग फेस कर रहे हैं। तो एक सवाल आता है कि फ्री वाले वॉलंटियर कहां से आएंगे? आजकल फ्री में तो कोई काम ही नहीं करता। अब मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बताता हूं, बड़ा प्यारा तरीका बताता हूं। इंप्लीमेंट करना आपके अपने आप, इंप्लीमेंट करना आपके अपने आप में। ध्यान दीजिएगा, मेरे सामने एक ऐसी समस्या आई जहां पर मुझे लगा कि फ्री में यार कोई काम नहीं करता और मुझे पेड वॉलंटियर्स में रख नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज किया। अब वो ट्रिक क्या थी, ध्यान से समझिएगा। हमारी संस्थाएं पर्टिकुलर कोई ना कोई टास्क करती रहती है, राइट? हर एक सोशल टास्क के लिए हमें फाइनेंशियल नीड की जरूरत होती है। तो मैंने अपनी टास्किंग को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया कि मेरा पैसा भी ना लगे। ध्यान से समझिएगा, मेरा पैसा भी ना लगे, मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाए और उस टास्क के बिहाफ पर मुझे फ्री के वॉलंटियर भी मिल जाए। अब सोचिए मैंने यहां पर कौन सी रणनीति का उपयोग किया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर अर्थशास्त्री बनना है अपनी संस्था का, अपनी संस्था के अर्थशास्त्र को मजबूत करना है आपको, तो चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मैं साफ कहता हूं कि जब हम संस्था संचालकों को किसी और के पेट के लिए हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती है, तो भैया सेवा प्रदाता के रूप में शर्म किस बात की? अगर आप सेवा प्रदाता के रूप में फंड रेजिंग कर रहे हो फिर तो शर्म होनी नहीं चाहिए। भाई आप सेवा ले रहे हो, उसका चार्ज दे रहे हो, दैट्स इट, है ना? तो वहां पर क्या साइकोलॉजी अपनाई, क्या हमने आइडियोलॉजी अपनाई? हमें टास्क तो करना ही है, इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी दिसंबर से। अब मैं पूरी स्ट्रेटजी समझा रहा हूं, और अगर आप लोगों को बेटर लगे तो बिल्कुल आप फॉलो अप कर सकते हैं। हमने दिसंबर से एक स्ट्रेटजी अपनाई। हमने जगह जगह पर पहले से हमने प्लेस डिफाइन किए और डेट्स डिफाइन की। उस पूरी आइडियोलॉजी को जो हम ड्राफ्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट जब ड्राफ्ट होता है तो उसके स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी लीडर्स, इनके साथ परिचर्चा की जाती है, राइट? अब ये कम्युनिटी लीडर्स या ये जो स्पेशलिस्ट थे, ये कौन थे? अगर मैं अपनी आइडियोलॉजी की बात करूं, इस आइडियोलॉजी के अंदर ये जो स्पेशलिस्ट या कम्युनिटी लीडर्स कह लीजिए, मेरे लिए ये कम्युनिटी लीडर्स, ये स्पेशलिस्ट थे सभी स्कूल संचालक। मैं बता रहा हूं, और आप मेरे कंसेप्ट को पूरा समझ जाएंगे, राइट? हमने स्कूल संचालकों से बात की और हमने कहा कि हम जो है आपका एक एग्जाम करवाना चाहते हैं, जिसे आम भाषा में जो है स्किल डेवलपमेंट टेस्ट कह लीजिए, या कई लोग जो है प्रतियोगिता करवाते हैं। हम मेंबरशिप के लिए प्रतियोगिता करवाते हैं, मेंबरशिप एग्जाम करवाते हैं, राइट? स्कॉलरशिप एग्जाम करवाते हैं, सॉरी, मेंबरशिप नहीं, स्कॉलरशिप एग्जाम करवाते हैं। तो स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए हमने तैयारी की, उसके लिए तमाम स्कूल वालों से बात की। अब स्कूल वालों से बात क्यों करनी पड़ी? हमें चाहिए बड़ा कैंपस। तमाम पूरे जिले के बच्चे अगर एक जगह एग्जाम देने आएंगे तो हमें कैंपस चाहिए होंगे। अब कैंपस के लिए स्कूल वाले परमिशन क्यों देंगे? क्योंकि संडे के दिन हम उनका अगर कैंपस यूज करें, इस बहाने उनके स्कूल का प्रचार हो रहा है। हम जितनी प्रचार सामग्री देंगे उसमें उनके स्कूल का प्रचार होगा, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने हमें क्या क्या सुविधाएं दी? सर कैंपस हमारा होगा, एग्जाम के लिए जो टीचर स्टाफ आपको चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। इवन देन अगर आप हमारे स्कूल कैंपस को यूटिलाइज करोगे अपने इस छात्रवृत्ति वाले या स्कॉलरशिप स्कीम वाले जो है एग्जाम के लिए, तो हम ये जो प्रिंट पेपर आपको जो भी चाहिए होगा वो सारी फैसिलिटी हम अवेल करवा देंगे। आप हमारा स्कूल कैंपस ले लो। समझिएगा, मेरा काम फ्री में हो गया। मुझे कैंपस भी स्विस स्कूल ने दिया, किसी स्कूल ने मुझे प्रिंट मटेरियल दिया, किसी स्कूल ने मुझे कुछ दिया। क्यों?
आज अगर मेरे आप इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो अगला इवेंट मैं आपके कैंपस में रखूंगा। समझिएगा। मान लीजिए किसी स्कूल से मुझे सिर्फ कैंपस की फैसिलिटी मिलती है, मैं दूसरे स्कूल को अप्रोच करूंगा उसका स्टाफ देने के लिए। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं वहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाऊं तो अगला एग्जाम सर आपके यहां कंडक्ट करवाऊंगा, आपका प्रचार होगा फिर। एग्री? तुरंत साहब हम तैयार हैं, हमारा स्टाफ इतना आ जाएगा। ठीक है जी, दो चीज हो गई। तीसरी चीज, मुझे पेपर्स चाहिए, है ना? जाहिर सी बात है, आप बच्चों के एग्जाम ले रहे हो तो आपको जो है ओएमआर शीट वगैरह जो भी बनवानी होती है आपको वो चाहिए। उसके लिए तीसरे जो है स्पॉन्सर से कांटेक्ट किया। स्पॉन्सर कौन? स्कूल वाला। क्योंकि अगला प्रोग्राम हम आपके यहाँ कंडक्ट करवाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो तीन चार लोग जो मैंने स्पॉन्सर के रूप में तय किए, इन्हीं तीन चार लोगों के लिए मैंने जो पर्टिकुलर जो है डेट्स डिफाइन कर दी। यानी कि दिसंबर से हमने स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू कर दिए, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, और लास्ट मार्च के महीने में तो ज्यादातर प्रोग्राम होते ही होते हैं क्योंकि अप्रैल से एडमिशन लेना होता है, राइट? अब हुआ क्या, इनके साथ मैंने एक टर्म और साइन की। वो टर्म क्या थी? हम आपके स्कूल के अंदर सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह पर कार्यक्रम देने आएंगे, आप मना नहीं कर सकते, परमिशन आपको प्रियर रिटर्न बेस देनी होगी। समझिएगा। हम महिला सशक्तिकरण पर आपके यहाँ पर जो है कैंप देने आएंगे, आप मना नहीं कर सकते, प्रियर परमिशन देनी होगी। यानी कि हमारे कुछ वर्क हमने डिफाइन किए। सड़क सुरक्षा सप्ताह, महिला जागरूकता के लिए शिविर, रंगोली प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, या और किसी प्रकार का कोई विशेष कार्यक्रम या इस प्रकार की कोई इनिशिएटिव आता है तो हम उससे संबंधित आपके कैंपस को कभी भी यूज कर सके, आपके बच्चों के साथ हम वो कार्यक्रम संपादित कर सके, इसके लिए आपको हमें रिटर्न बेसिस पर परमिशन देनी होगी। टर्म्स एंड कंडीशन तय की। और ऑब्वियस सी बात है, जब इस प्रकार के जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसके माध्यम से आप बच्चों को स्कॉलरशिप देते हो, अब स्कॉलरशिप कौन सी आपको अपनी जेब से देनी, इसके लिए भी यही स्पॉन्सर तय होते हैं कि सर एक काम करना, फर्स्ट वाला बच्चा मेरे कैंपस से आप एग्जाम करवा रहे हो तो जो बच्चा फर्स्ट आएगा हम उसको फ्री एडमिशन देंगे, क्योंकि उसका प्रचार हो रहा है भाई। दूसरा स्कूल वाला कहता है ठीक है सर, इस बार आप उसका कैंपस जरूर यूज कर रहे हो, लेकिन एक काम करना, जो बच्चा यहाँ पर फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, मेरे यहाँ पर फीस में इतनी परसेंट की छूट मिलेगी। यही तो होती है स्कॉलरशिप। एक स्कूल जिसका टोटल बजट एक बच्चे का पूरे साल का जो है खर्चा 4 लाख 4.5 लाख होता है, उसमें वो कहता है जी हम 2 लाख माफ कर देंगे। उसे पता है एडमिशन मिल गया उसको free। इस बहाने उसका प्रचार हो गया, क्योंकि जब वहां अनाउंस किया जाता है कि पहले आप प्राइस कौन है, इतने लाख की छात्रवृत्ति मिल रही है, कौन दे रहा है जी, फलाने स्कूल के प्रिंसिपल, आ जाओ जी, एक नाम होता है उसका। तो उन कंडीशंस में जब हम वहां उन स्कूलों में जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, इवन देन हमने कुछ स्कूलों के अंदर पर्टिकुलर क्लासेस के लिए भी कहा कि हम बच्चों को जो है, जैसे बच्चों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक एक कमी आई है कि उनका मोरल डाउन होता है, ठीक है, उससे संबंधित हम बच्चों को मोरल बढ़ाने से संबंधित क्लासेस देंगे। या आप बच्चे जो ये एग्जाम टाइम पे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, है ना, या बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम उससे संबंधित वर्कशॉप दिया करेंगे। तो जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उसके माध्यम से ही तो हम इन बच्चों से अपील करते हैं। और यही अपील हमारी टीचर्स से होती है कि सर अगर बच्चा आपका कोई भी हमारे साथ हमारी वॉलंटियरशिप में शामिल होना चाहे तो आप उसको इंकरेज करेंगे, ना कि जो है आप उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। तो ये जो वॉलंटियर्स होते हैं फ्री के ना, ये इन्हीं स्कूलों के 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र होते हैं या इन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें एक दिन के श्रमदान के लिए मिलते हैं, इजीली मिलते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी कि पहले आप उनको कुछ करके दीजिए। आपने उनको क्या करके दिया? आपने उस जो है छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप एग्जाम के माध्यम से उनका प्रचार किया, है ना, आपने उसके माध्यम से उनके एडमिशन की संख्या बढ़ाई, राइट। इवन देन मेरा अपना जो फंडरेजिंग पोर्टल है, P2P फंडरेजिंग पोर्टल, मैंने बकायदा मैं उस पर उनके नाम भी चढ़वाता हूँ उन स्कूल्स के जो मेरे साथ टाई अप में। तो एक तरीके से उनका प्रचार कर रहा हूं, उनके एडमिशन बढ़ाने में सहयोग कर रहा हूं। इसलिए वो मुझे कॉपरेट करते हैं कि जब भी मुझे वहां कोई सेमिनार देना होता है, वेबिनार देना होता है, वो उसके लिए परमिशन अलाउड कर देते हैं। मुझे कोई मैसेज पहुंचाना है उनके परिवार तक तो अपने सारे ग्रुपों में हमारा वो मैसेज पहुंचवाते हैं। मुझे जब भी पब्लिक कम्युनिकेशन करना है तो मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं, और वो एक स्कूल के साथ नहीं है, वो ऐसे यहाँ के तमाम स्कूलों के साथ। तो ये स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं जहां से हमें मिलते हैं वॉलेंटियर्स। ये चीज, ये पॉइंट समझ में आया आपको? आपको फ्री वॉलेंटियर्स कहां से मिलेंगे? से यस और इन द चैट बॉक्स। और इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ स्कूलों से और इन सब कामों से ही वॉलंटियर मिलते हैं। वॉलंटियर मिलते हैं आपको अपने सिग्नेचर जो अभियान चलाते हैं हम लोग, हस्ताक्षर अभियान, सुना आप लोगों ने हस्ताक्षर अभियान, राइट? हस्ताक्षर अभियान से कैसे मिलते हैं हमें स्पॉन्सर्स? सॉरी, ये स्पॉन्सर्स कह लीजिए या हमारे वॉलंटियर्स कैसे मिलते हैं? हम जगह जगह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, यहां पर ना कभी कभी कैंप लगाना शुरू कीजिए।
उस कैंप के अंदर एक आपकी दान पेटी भी रखी होती है, जिसे डोनेशन देना होगा आपके सोशल वर्क के लिए, वो आपको डोनेशन भी देगा। लेकिन एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाइए कि हम जब भी जरूरत होगी अपने जब भी संस्थान को जरूरत होगी, हम अपने समय में से 1 घंटे का श्रमदान संस्था को अवश्य देंगे हमारे वीकेंड पर। एक सिग्नेचर कैंपेन बनाइए। इससे लोगों में जागरूकता फैलती है कि हमें किसी भी संस्था में या तो दान करना चाहिए, और अगर हमारी दान की पोजीशन नहीं है, हम फाइनेंशियल दान नहीं कर सकते, हम वस्त्र दान कर सकते हैं, हम विद्या दान कर सकते हैं, हम श्रम दान तो करें ही करें, ये तो कंपलसरी है। अब वो श्रमदान के लिए जितने लोग आपके सिग्नेचर कैंपेन में शामिल हुए, बस करना क्या है, आपने वहां से जो डाटा कलेक्ट किया उस डाटा पे एक कैंपेन ही तो डालना है, एक मैसेज तो डालना है आपको कि फला दिन हमारे यहाँ पर श्रमदान के लिए आप आ जाए, फलाने दिन हमने ये काम करना तय किया है। जो लोग कमिट करके गए हैं, सिग्नेचर करके गए हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिनका जीवन कहते हैं, देखा ये हर एक व्यक्ति का जमीर नहीं मरा हुआ है ना। उनमें से तमाम लोग आपके उस कैंपेन में पहुंचेंगे। 1 घंटे के लिए आपने उससे परमिशन ली, 1 घंटे का श्रमदान दे के जाएंगे। आप एक बड़े से बड़ा कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप रैली निकाल सकते हो, आप किसी भी प्रकार की जो है जो हम ये मोमबत्ती लेकर वो निकालते हैं, है ना, इस टाइप का कुछ भी निकालते हो, आप कोई पदयात्रा निकाल सकते हो, आप किसी भी प्रकार का कोई अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हो, आप किसी भी प्रकार का कोई आपको इनिशिएटिव करना है, रोड पर करना है, कुछ भी आपको करना, आपको किसी तालाब की किसी नदी की, पोखर की, किसी गांव की सफाई अभियान कराना, कराइए आप। लोग आएंगे श्रमदान देने। लेकिन आपको हमेशा ये एक्टिविटीज कैरी ऑन रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके इस मैसेज पर, आज के मैसेज पर संडे के दिन नहीं आ पाया, हो सकता है वो अगले संडे को अपना श्रमदान दे। जैसे उसे पता लगेगा कि आपके उस श्रमदान की फोटो या उसकी संबंधित खबरें अखबार में आई हुई हैं, है ना। थोड़ा सी ये ट्रिक्स और टिप्स आपके हाथ में होने चाहिए। इसके लिए आपको खुद को अवेयर करना होगा। तो अपने आप को मैच्योर कीजिए, इस प्रकार के कैंपेन्स लगाइए जहां से आपको वॉलेंटियर्स मिले। अब हम बात कर रहे थे कि हमें अपने लिए सीएसआर फंड को सिक्योर करना है, राइट। सिक्योर करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे उसको आप सिक्योर करते हैं। अब बात आती है स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। हम बात पर आ रहे थे, उसी टॉपिक पर आ रहा हूं वापस, कि वो एसेंशियल टिप्स और ट्रिक्स क्या होती हैं। अब वो ट्रिक्स और ट्रिप्स कैसे होंगी, क्या है वो ट्रिप्स। किसी भी, मैंने आपसे कहा था, एकल स्वामित्व को खत्म कर दीजिए, यानी कि जो आप सिंगल वर्क पे फोकस होते थे उसको खत्म कर दीजिए। अब आपके पास है वॉलेंटियर। अब समझिएगा, तमाम प्रकार की योजनाएं चलती हैं, बहुतों के बारे में आप जानते हो। किस किस के बारे में आप जानते हो, मैं आपको बताता हूं। गरिमा गृह सुना है आपने, किसके लिए होता है, ट्रांसजेंडर के लिए। वॉलेंटियर्स हैं, एक दिन उनके लिए भी काम कर लो, उन्हीं वॉलेंटियर से उनसे काम करवाओ कि भाई जितने भी यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स हैं उनसे आप मिलिए, उनका डाटा कलेक्ट, उनकी परेशानी हमारे सामने रखिए, और उन परेशानियों को आप समाज कल्याण अधिकारी, आपका एसडीएम, किसी को दीजिए। आप उसके संपर्क उसके प्रति आरटीआई लगाइए, उसके प्रति आप धरना प्रदर्शन दीजिए, उसके लिए प्रति आप अवेयरनेस कैंपेन दीजिए, उसके प्रति आप लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चलाइए, आप उनके प्रति डिबेट कैंपेन चलाइए, कुछ भी ऑर्गेनाइज कीजिए। आपने किसके लिए वर्क किया, ट्रांसजेंडर्स के लिए। दूसरा उदाहरण, आपको पता है महिला आयोग की ग्रांट आती है किसके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। उसमें वो क्या मांगते हैं कि आपको कैंपेन्स करने होते हैं। कैसे कैंपेन्स, सेमिनार्स करने हैं, वेबिनार्स करने हैं। अरे यार, यही सेमिनार्स और वेबिनार्स उन वॉलेंटियर्स के माध्यम से उनके पर्टिकुलर क्षेत्र में, मान लीजिए आपने कोई एरिया ऑप्ट किया, उसमें आज अपने वॉलेंटियर्स को छोड़ दीजिए, उनसे कहिए कि अगले संडे को आपके यहाँ पर एक कैंप फलानी जगह होने वाला है महिला सशक्तिकरण पर, आप वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो। आपका मैसेज पहुंचाने के लिए आपके पास 100, 50, 10,000 मैसेंजर्स हैं इन सोशल वॉलेंटियर्स के रूप में। अगर 100 लोग भी हैं और आपको पूरा जिला कवर करना है, एक दिन बहुत है सर। उनका श्रमदान हो गया, आपका एक मैसेज ड्राइव हो गया बिना खर्चे के। लोग लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करते हैं, पंपलेट, पोस्टर, ये वो, आपका खर्चा बच गया सर। आपके पास 100 वॉलेंटियर हैं, वॉलेंटियर एंगेजमेंट भी हो गई आपकी, और आपने वो कैंपेन का मैसेज भी लोगों तक पहुंचा दिया। अब जितनी महिलाएं आई, जरूरी नहीं कि आपने 100 वॉलेंटियर भेजे थे 100 महिलाएं भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं 500 महिलाएं, 100 महिलाएं तो आई, आपने उनके साथ वो कैंपेन कर लिया। लेकिन किया कैसे, किया कैसे, यहां पर एक बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। तमाम संस्थाएं जब प्रोजेक्ट सुनती हैं, वहां पर सबसे पहले पूछती है, सर इसमें 3 साल की रिक्वायरमेंट फिक्स है क्या। जैसे ही पता लगा, हाँ जी ये 3 साल पुरानी संस्थाओं के लिए, ठीक है, अपने तो काम की नहीं है।
बस यही तो गलती कर गए आप। वो ग्रांट आपके काम की हो या ना हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो या ना हो, लेकिन उसकी गाइडलाइन को जरूर पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि वहीं से तो पता लगता है कि फंडिंग एजेंसी को क्या चाहिए और किस वे में उसको कंडक्ट करना है। अब अगर आपको महिला आयोग की उस ग्रांट के बारे में पता है, उसकी आपने गाइडलाइन पढ़ रखी है, तभी तो आप उसी मानकों पर, उन्हीं मानकों के हिसाब से आप अपना वेबिनार कंडक्ट करोगे ना। अच्छी बात है, मेरी बात आपने मानी, आपको वॉलेंटियर मिल गए। वॉलेंटियर के माध्यम से जो मैंने आज आपको बताया कि आपने एकल स्वामित्व छोड़ दिया, आप डिफरेंट डिफरेंट टास्कों पर वर्क कर रहे हो, लेकिन क्या करोगे आप? आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपने लोगों से मैसेज पहुंचवा दिया, महिलाएं आ गई, आपने वहां खड़े होकर स्पीच दे दी, दैट्स इट। लेकिन महिला आयोग का उस ग्रांट की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि उस ग्रांट के अंदर एक डीएम है, आपके एरिया का डीएम उपस्थित होना चाहिए। उस कैंपेन के अंदर कोई महिला प्रभारी, थाना प्रभारी होनी चाहिए, राइट? तो वहां किस किस को हमें एज ए गेस्ट बुलाना है, वो आइडिया मिल जाते हैं। और जरूरी नहीं कि उस लेवल के लोगों को आप बुलाएं, उसके समकक्ष, एक शब्द आता है ना, इक्विवेलेंट। अरे यार, मुझे डीएम नहीं मिला, ठीक है, मैं एसडीएम को बुला लूंगा। मुझे थाना प्रभारी अवेल नहीं हुआ, मैं किसी महिला पुलिसकर्मी को बुला लूंगा। लेकिन मैं उस काम को, उस वर्कशॉप को, उस सेमिनार को, उस वेबिनार को उसी वे में कंडक्ट करूंगा जिस वे में उस ग्रांट के अंदर वार्ताओं में कहा जाता है। उससे फायदा क्या मिला? उससे फायदा क्या मिला? जब भी मैं उस ग्रांट के लिए आवेदन करूंगा, आई विल शो माई एक्सपीरियंस, और उससे रिलेवेंट जब मैं अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा कि मैंने फला दिन ये कार्यक्रम किया था, उसके संबंधित मैं फोटो लगाऊंगा या उससे संबंधित मैं अपनी न्यूज की विज्ञप्ति लगाऊंगा, तो उसमें उस फंडिंग एजेंसी को दिखेगा कि यार, इस व्यक्ति ने उसी कल्चर पे उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रखा है, यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर है। मेरी बात कहीं सेट हुई? कहीं सेट हुई? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर चार लोग जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि शायद क्लियर नहीं हुई है। थोड़ा और डीपली जाऊं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक फंडिंग एजेंसी का आपके पास डाटा हो, लेकिन उससे पहले आपके पास सारी स्ट्रेटजीज हों जिससे आप वो ग्रांट ले भी पाओ। आप समझे? कुछ और डीपली डिस्कस की जरूरत है इस टॉपिक पर? बता दीजिए मुझे, से यस। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपके समझ में नहीं आया तो, क्योंकि अभी जवाब मेरे पास कुछ ही लोगों के आए हैं। चलिए, काफी लोगों ने यस और प्लीज लिखा है, तो बिल्कुल। अब समझिए, मैंने अपने वॉलेंटियर्स को एक दिन का टास्क दिया कि भाई आप फलानी जगह के एरिया को विजिट करें, वहां पर हमने आपके लिए रिम्यूनरेशन की व्यवस्थाएं करें। रिम्यूनरेशन क्या होता है? जो एक तरीके से हम जिसे बोलते हैं ना, अल्पाहार, अल्पाहार की व्यवस्था की हुई है, राइट? अब वो लोग मेरे बताए गए प्लेस पर आ गए। एक घंटे का मैंने मैंने उस कैंपेन को जो है ड्राइव किया था, किसी फॉरेस्ट एरिया पर या जहां पर ज्यादा पेड़ हों उस एरिया में। मेरे वो वॉलेंटियर्स आए, मैंने उन वॉलेंटियर से एक घंटे के उसकी श्रमदान के रूप में मैंने उनसे बीज कलेक्ट करवा लिए। जो मैं आपको तरीका बताता हूँ प्लांटेशन का, मैंने वो प्लांटेशन की सीड्स को जो है ग्रो कर लिया। अब मैं जो प्लांटेशन करूंगा, जिस दिन कार्यक्रम ये करूंगा प्लांटेशन वाला, उस दिन मैं क्या करूंगा? वो प्लांटेशन का कार्यक्रम उस प्रकार से करूंगा जिस जिस प्रकार से हमारा नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट होता है प्लांटेशन वाला, उसकी गाइडलाइन कहती है। उसकी गाइडलाइन कहती है कि जब आप ये प्लांटेशन करें तो रोड के बीच में जो पेड़ होते हैं वो सर्ब्स होने चाहिए, है ना, जो है सॉरी, जो है बड़े पेड़ होने चाहिए, या जो भी एक गाइडलाइन होती है, प्रॉपर गाइडलाइन आपको पता होगी, छायादार पेड़ होने चाहिए, राइट? तो ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं प्लांटेशन कर रहा हूं उस दिन मैं छायादार पेड़ जो है सड़क के किनारे पर लगा के आ जाऊं। हालांकि मुझे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिला है, मुझे गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन प्लांटेशन के लिए तो कोई मना नहीं करता।
आप अपने सांसद को बुलाइए, आपको लग रहा है आपके एरिया में कोई ऐसा रोड साइड एरिया ऐसा पड़ा हुआ जहां पर प्लांटेशन नहीं है, आप खुद से कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सरकार उसके लिए कोई आपको अलग से अनुदान दे देगी, नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मना भी नहीं करेगी। तो भले ही मनाना किया हो, लेकिन हम उस गाइडलाइन के हिसाब से पौधों को रोप कर आए। अब पता लगे हमने अपने दिमाग से चल दिया जी 1-1 मीटर के दूर पर पौधे लगे, जबकि वहां की गाइडलाइन कुछ और कहती है कि पेड़ों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, सर्ब्स के बीच की दूरी 1 मीटर की होती है ना। जो आपके प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स, उसके बीच बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर होती है ना। तो तमाम चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो मेडिसिनल प्लांट जो निकले, ठीक है, उनको आप मेडिसिनल प्लांट वाले कैटेगरी के हिसाब से आप जो है उनको आप रोक कर आइए। यानी कि आपके पास जितने भी नीम के पेड़ बचे या मेडिसिनल प्लांट, नीम वगैरह ये सब मेडिसिनल प्लांट में तो आता है, तो मेडिसिनल प्लांट का एक प्रोजेक्ट अलग चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला, है ना। तो उसकी गाइडलाइन क्या कहती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोजेक्ट के बारे में कितने लोगों को पता है? मेडिसिनल प्लांट वाला प्रोजेक्ट क्या वो सड़क पर होता है? से यस और नो, सिर्फ इतना जवाब दे दो जिनको पता है। मेडिसिनल प्लांट का जो प्लांटेशन वाला प्रोजेक्ट होता है, क्या वो सड़क पर की जाती है प्लांटेशन? नहीं ना। कहां की जाती है? जल्दी से जवाब दीजिए, काफी लोगों को पता है कहां की जाती है। मेडिसिनल प्लांट के लिए जो क्यारी बनाई जाती है, हर्बल पार्क, यस, हर्बल पार्क कहां किए जाते हैं? होम, स्कूल, बगीचे, राइट, सही जवाब है आप लोगों के। तो आपने ये जो अपने प्लांटेशन तैयार किए उसमें हर्ब्स की भी प्लांट, क्या नाम, मेडिसिनल प्लांट भी होंगे, है ना, हर्बल प्लांट्स भी होंगे। तो उनका पौधारोपण का प्रोग्राम आप कहां करेंगे? अगर आपको इस गाइडलाइन के बारे में पता है तभी तो आप उस चीज को अलग करेंगे ना, उनका प्रोग्राम अलग करेंगे। आप किसी सरकारी स्कूल के अंदर जो है अपनी इस प्रकार का हर्बल पार्क डेवलप करके आएंगे, आप किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी जो है इस प्रकार का हर्बल पार्क डेवलप करके आएंगे, आप किसी कॉलेज को चयन करेंगे इसके लिए, राइट। तो जब आप उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस हर्बल स्कूल वाले प्रोजेक्ट के लिए जब अपना प्रोजेक्ट आप लगाओगे, तो आपके द्वारा आप कौन से काम दिखाओगे? एक सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने प्रोफाइल के अंदर, हम प्लांटेशन का काम करने जा रहे हैं, हम प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, क्या मैं उसके अंदर महिला सशक्तिकरण वाला एक्सपीरियंस दिखाऊंगा? आप अपने दिल पर, अपनी समझ से फैसला लीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूं प्लांटेशन का, मैं क्या उसमें अपना एक्सपीरियंस महिला सशक्तिकरण वाला दिखाऊं? इट विल बी ओके, विल इट बी ओके, क्या ये सही होगा? या मैं अपना प्लांटेशन का या हर्बल प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट मैंने कर रखा उसका एक्सपीरियंस दिखाऊं? और वो एक्सपीरियंस मैं तभी दिखा पाऊंगा जब मैंने वो काम कर रखा होगा। कोई चीज पहुंची दिमाग तक? तो एकल स्वामित्व को छोड़ दीजिए कि यार मेरा तो नाड़ा बस एजुकेशन पे गड़ा हुआ है, मैं सिर्फ एजुकेशन पे काम करूंगा, नहीं। अपने आप को मल्टीटास्कर बनाइए। सबसे पहले मल्टीटास्कर होने के लिए आपको मल्टी के हिसाब से टीम भी चाहिए, और वो टीम कहां से पैदा होगी? मैंने आपको तरीका बता दिया। वहां से, उन तरीकों से, उन टिप्स से आप वॉलेंटियर पैदा कीजिए, वॉलेंटियर रिक्रूट कीजिए अपने यहां पर। उन वॉलेंटियर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें उनको एंगेजमेंट में लेकर आइए। एंगेजमेंट इन द सेंस, कभी उनको सफाई अभियान के लिए बुला लिया, कभी आपने कहीं श्रमदान के लिए बुला लिया, वहां से आपने बीज कलेक्ट करवा लिए, कभी आपने कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया उस दिन उनको बुला लिया, क्योंकि उस दिन प्लांटेशन का काम भी उनसे करवाना है, राइट। तो उनको यूटिलाइज करना सीखिए, अपने वॉलंटियर्स को ढीला मत छोड़िए। अगर आपने उनसे वादा किया है, आपने उनसे साइन करवाया है कि हम हर हफ्ते श्रमदान करने के लिए शपथ लेते हैं, एक शपथ प्रमाण पत्र जारी कीजिए। अरे संस्था का प्रचार भी हो जाएगा, क्या बुराई है? आप भी तो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेते हो ना। अपने लिए आप इतने बड़े महामूर्ख हो कि आप अपने लिए गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस लेने, उसके लिए आप लोगों को, कंसल्टेंसी वालों को पैसा पे कर रहे हो। फलाना व्यक्ति 1,000 रुपए में सर्टिफिकेट दे रहा है, वो कौन सा सर्टिफिकेट है? अपने जो है प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र, है ना, तमाम प्रकार के जो ये गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसके लिए बकायदा आपको वीडियो दी हुई है यार। जब मन चाहे जितने चाहे जनरेट करो, लेकिन उसका एक तरीका भी आपको बताया गया था कि उससे रिलेवेंट एक्टिविटी कंडक्ट कीजिए, अपने वॉलेंटियर्स के लिए वो सर्टिफिकेट निकलवाइए। एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई, गवर्नमेंट के जो फ्री सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं वो आपने अपने प्रतिनिधियों को दे दिए। और रही बात श्रमदान की, इसके लिए खुद का एक सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए। आज ये काम सबको करना है, कल संडे का दिन है, कल आपके पास पूरा समय है, पूरे दिन का उपयोग कीजिए, अपना एक बेहतरीन सा सर्टिफिकेट बनाइए और एक कैंपेन चलाइए लोगों के बीच में कि भाई हम आपको फ्री सर्टिफिकेट देंगे,
उसके लिए आपको एक ऑनलाइन शपथ लेनी है। तरीका मैंने पहले भी समझाया हुआ, मेरी किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे गूगल फॉर्म से हम सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हैं। अपने इस काम के लिए, अपनी शपथ के लिए गूगल फॉर्म बनाइए जिस पर आप लोगों से एक वादा करवा रहे हो, एक प्लेस दिलवा रहे हो। प्लेस सर्टिफिकेशन समझते हैं आप? प्लेस सर्टिफिकेशन, तो एक प्लेस सर्टिफिकेट की एक जो प्लेज है वो तैयार कीजिए, गूगल फॉर्म तैयार कीजिए जिसमें व्यक्ति अपना नाम भरेगा, मेल आईडी भरेगा, मोबाइल नंबर भरेगा, है ना। और फिर नीचे एक प्लेज लिखी होगी, मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं किसी ना किसी सामाजिक संस्था को अपना 1 घंटे का श्रमदान अपने वीकेंड पर जरूर दिया करूंगा। इस टाइप का एक प्लेस सर्टिफिकेट बनाइए अपना, और उस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को अपने उस जो आपका जो डिजाइन है आपके जो है सर्टिफिकेट का, उससे लिंक कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना, आप एक कैंपेन चलाइए, उसमें उस गूगल फॉर्म का लिंक डाल दीजिए। लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, उस शपथ वाले हिस्से पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज उनके सामने ड्राइव होगा, मैं शपथ लेता हूं कि फलाना फला 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 ढिमका, मैंने शपथ ली। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, उसका सर्टिफिकेट उसके मेल पर चला जाएगा। अब ये जो डाटा आपके पास कलेक्ट हुआ है, यकीन मानिए इनमें से तमाम लोग आपके पास आपके लिए हाजिर होंगे। कम से कम 1 घंटे के श्रमदान के लिए तो होंगे ही होंगे। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आउटसाइड एरिया से था, भाई ऑनलाइन कैंपेन चलाया आपने, आउटसाइड एरिया में भी लोग होंगे, तो उनसे आप आउटसाइड वाला भी काम करवा सकते। जो काम आपको करना है, आपको अपने जिले में जाना था, आपको अपने जिले में सीएसआर एक्टिविटीज को सर्च करना था, कोई बात नहीं, मेरे पास एक बंदा जुड़ा है जिसने शपथ ली है कि मैं जो है इस पर झारखंड से कोई बंदा मेरे पास जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं झारखंड के उसके जिले का ही सर्वे उससे करवा लूं कि वहां कौन कौन सी एजेंसी है, कहा किस किस नाम पे फंड रिलीज हो रहा है, क्या डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। मेरे पास एक रिपोर्ट तो आ जाएगी ना, है ना। मैम ये सारी टेक्निक्स जो है सिखाई हुई हैं, ये सारी टेक्निक्स सिखाई हुई हैं। आप याद है, सिखाया गया था ना आपको कि कैसे गूगल फॉर्म को आप पे फॉर्म बना सकते हैं। से यस और नो, जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप अटेंड की है उन्हें पता होगा कैसे गूगल फॉर्म से आप डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं, वो भी सिखाया था। कैसे अपने गूगल फॉर्म को आप अपने सर्टिफिकेट से मर्ज करते हैं, वो भी सिखाया हुआ है। यार क्या चीज नहीं सिखाई है आपको? सिखाई हर एक चीज है, इंप्लीमेंट करना है बस आपके एंड पर। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली होगी उनके लिए आज की जो क्लास है वरदान साबित हो गई है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए आज की क्लास वरदान साबित हो गई है। और जिन्होंने प्रैक्टिस कभी नहीं करी या उस क्लास को मिस कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए एक सरदर्द बढ़ गया, क्योंकि उन्हें अब मेरी सारी वीडियो सर्च करनी पड़ी, वो वीडियो कहां मिलेगी। और मैं भी इतना बड़ा निकम्मा हूं कि मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा ही नहीं। जाओ और सर्च करो, जाओ और सर्च करो। आपको इस टाइप की एक्टिविटी कल जरूर कंडक्ट करनी है। आपको अपना एक फॉर्म बनाना है, एक सर्टिफिकेट बनाना है, प्लेस सर्टिफिकेट। उसका सैंपल अगर आप मुझे भेजेंगे एक बार अप्रूवल के लिए, बहुत मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझसे राय ले रहे हैं कि सर्टिफिकेट का सैंपल कैसा बना। बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश भी पूरी करूंगा कि मैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर सकूं। और फिर उसको जो है गूगल फॉर्म से लिंक करवा दीजिए, राइट। और अपना एक कैंपेन शुरू कर दीजिए ऑनलाइन, भीड़ वहां से इकट्ठी कीजिए। काम के तरीके मैंने आपको बता ही दिए हैं, तमाम टॉपिक्स हैं, उन पर अवेयरनेस कैंप, ये वो तमाम अनफंड शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास तमाम प्रकार के एक्सपीरियंस होंगे ना, और वो काम एवं ही मत कर देना। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई भी ग्रांट की वीडियो आपकी काम की हो चाहे ना हो, एक बार जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें आपके काम की बात जरूर होती है। और आज जिन लोगों को ये बात हिट कर गई है, से ऑसम इन द चैट बॉक्स, अगर जिनको ये बात हिट कर गई है कि क्यों मैं ये बात हमेशा कहता आया हूं कि कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन आपके काम की हो या ना हो, वीडियो को स्किप मत किया करो, देखा करो। क्योंकि आज आपको पता लग गया कि अगर हमने वो वीडियो देखी होती, उसकी ग्रांट एप्लीकेशन को समझा होता, या उसके बायलॉज को हमने, उसके सॉरी नोटिफिकेशन को हमने अगर पढ़ा होता, तो आज ये जो काम की बात सर ने बताई है, इस पर हम 100% खरे उतर पाते। क्यों? क्योंकि कल आप जो कोई काम करने जाओगे, फिर आप सर्च करोगे उससे रिलेवेंट ग्रांट, फिर उसकी पुरानी कोई आप गाइडलाइन उठाओगे, फिर उसको आप पढ़ोगे,
ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब, ग्रांट चाहिए तो, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। समझ गए अब आप? समझ गए अब आप? तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जो ग्रांट आती हैं, ऐसा नहीं कि हर एक चीज के लिए एक जैसी ग्रांट आती है यार, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सीएसआर एजेंसी अपने अपने तरीके से काम करवाती है ना। तो उन सीएसआर एजेंसीज की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो आपसे कैसा काम चाहते हैं, वो किस प्रकार से काम कंडक्ट करने की आपसे अपील कर रहे हैं, उस गाइडलाइन के माध्यम से, उस ईओआई के माध्यम से, उन सब की नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, उसके हिसाब से प्रोग्राम कंडक्ट कर दीजिए जब आप उस ग्रांट के लिए आवेदन करेंगे। आप खुद बताइए कि मैंने जो उस दिन तरीका बताया कि कैसे सीएसआर एजेंसी को अप्रोच करना है, यानी कि अबाउट द रिसर्च ऑफ दैट पर्टिकुलर सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन, और आज जो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर इन ग्रांटों के लिए अपने आप को आपको रिजर्व करना है, इसके लिए आपको कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स यूज करनी है, जो मैंने आज आपको ट्रिक्स बताई है, आज मैंने जो आपको टिप बताई है, वो कैसी लगी आपको क्या लगता है कि इन दोनों चीजों के समावेश को अगर आपने यूज कर लिया, यानी कि सीएसआर एजेंसी पर या अपने क्षेत्र के अंदर जो वर्क है उसको आपने रिसर्च में ले लिया, और जो तरीका, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि आप वॉलंटियर्स के माध्यम से पहले उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस अपने पास खड़ा कर लीजिए और उसी वे में तैयार कर लीजिए जिस वे में एक फंडिंग एजेंसी चाहती है, उसके बाद अगर आपने कोई ग्रांट एप्लीकेशन लगाएंगे, तो आपको क्या लगता है आपको कितने परसेंट सक्सेस मिलनी चाहिए? नाउ योर रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। आपके तरीके से, आपके विचार से, अगर इन दोनों चीजों को आपने मर्ज कर दिया, एक सीएसआर फंडिंग एजेंसी के बारे में रिसर्च, और दूसरा जो मैंने आपको टैक्टिक्स बताई हैं कि उस पर्टिकुलर रिलेवेंट फील्ड में आपका एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस तैयार करना विद थ्रू द डिफरेंट प्रोग्राम्स, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन फंडिंग ग्रांट्स की या उन फंड्स की जो गाइडलाइन है वो कहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांस कितने परसेंट हो जाते हैं? कितने परसेंट? जल्दी से सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। ग्रेट, सबका रिप्लाई चाहिए सर। अब बहुत देर आपने आराम दे दिया अपने अंगूठों को, जल्दी से रिप्लाई। 90%, 70%, 80, 80, 90, 90 to 100, 70, 90, 70, 90, 90%, 80%, 90%, 99%, 90%, 100%, ऑलमोस्ट 99, 80%। ग्रेट। ये आपका विवेक कह रहा है सर, आपकी बुद्धि कह रही है। 90%, 90%, 80%। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आप 80, 90, 99, 100 कह रहे हैं, लेकिन सर मैं तो फिर भी इतना ही कह रहा हूं कि 60%, 60% आपकी ग्रांट एप्लीकेशन के अप्रूवल पे फर्क पड़ जाता है। अब सोच लीजिए कि जहां आपका मेंटर, आपका गुरु कह रहा है कि 60% आपका प्रोफाइल मजबूत हो गया, आपके लिए तो फिर भी 90, 80% है। लेकिन मेरी तरफ से अगर आप पूछें, मैं कहता हूं कि ये दोनों चीजें आपके प्रोजेक्ट में 60% अप्रूवल को डन करने में सहायक सिद्ध हो जाती हैं। 60% डन हो गया। आप कहेंगे सर, जब प्रोफाइल हमारा मजबूत है, एक्सपीरियंस आपने मजबूत कर ही दिया, फिर 40% की कमी क्यों बता रहे हो? क्योंकि सर 40% की कमी तब दूर होगी जब आप एक बेहतरीन प्रपोजल लिखना सीख लेंगे। कुछ संस्थाओं ने सीखा हुआ कि कैसे एक प्रपोजल लिखा जाता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन आप सीख लेंगे कि एक फंडिंग एजेंसी से किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाता है ना, राइट। और उसके अलावा बचा खुचा जो 10% है वो आपके डॉक्यूमेंट पे भी निर्भर करता है, क्योंकि आपके पास प्रोफाइल अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपकी प्रपोजल की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन साहब आपके पास 12 ATG और CSR 1 नहीं है, तो क्या आपको ग्रांट मिल जाएगी वो CSR वाली? नहीं मिलेगी ना। तो 10% फर्क जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। आपके पास CSR VSR सब कुछ है, लेकिन आपने ना अपना डाटा मेंटेन नहीं करा, है ना।
आपके इनकम टैक्स की फाइलिंग जो है वो आपने ढंग से बेहतरीन नहीं कर रखी है, तमाम चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब 60% तक आपका जो वर्क डन है वो कंप्लीट हो गया साहब। अब बचा हुआ है सिर्फ कितना, 40%। वो आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो लेजर बैलेंसिंग होती है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का जितना मेंटेनेंस प्रोसेस होता है आपके लेजर बैलेंस वगैरह का, उन पर, आपके खुद के वे ऑफ प्रेजेंटेशन पर, आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर पर, तमाम चीजों पर निर्भर करती है वो चीजें। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर हमने अपने आप को आज 60% रिजर्व कर लिया है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि किसी सीएसआर ग्रांट को अप्लाई करने से पहले ही आपने उसको अपने लिए 60% रिजर्व कर लिया है। हेलो। हाँ, मैं क्लास में था, मैं करता हूं। आपने उसको 60% अपने लिए रिजर्व कर लिया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए, राइट। तो एटलीस्ट हम 60% तो कैपेबल हुए। और अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जैसे प्लेटफॉर्म से, द एनजीओ गुरु जैसे प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े रहेंगे, तो बाकी की 40% कमी भी आपके अंदर नहीं बचेगी। ये मेरा वादा है। और जिन संस्थाओं ने आज तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का दामन थामा है, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा है, वो ये बात बखूबी रूप से समझती हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ उन सभी संगठनों में से, या उस प्रकार के जो है ग्रुप्स, या उस प्रकार के संघों में से नहीं है जहां सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप पे ध्यान दिया जाता हो। वी आर एंटायरली हेयर टू फॉर योर प्रोग्रेस। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्रेस, आपकी तरक्की, आपकी क्षमता वृद्धि, आपकी बुद्धि वृद्धि पर फोकस्ड है, ना कि अपने मेंबरशिप पैटर्न पर, कि हमें सिर्फ मेंबर बनाने हैं या कार्ड बांटने हैं, राइट। तो मेंबरशिप के नाम पर नहीं, वी आर हेयर टू वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हम आपके सक्सेस के लिए वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा काम आएगी आपके पास एक और जानकारी, क्योंकि अगर आपने इन दोनों चीजों को दुरुस्त कर लिया, तो आपको जरूरत पड़ेगी सीएसआर कंपनियों से कांटेक्ट करने की। उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? उनसे कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको हर एक स्टेट के हिसाब से कुछ ऐसी फंडिंग एजेंसीज जिनके पास ग्रांट अवेलेबल होता है, या जिनके पास एप्लीकेशन पहुंच जाए तो वो कंसीडर हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स की या सीएसआर ग्रांट की कमी नहीं है, राइट। भले ही उनके तरीके अलग अलग हो, भले ही वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगती हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप तरीके से वर्क कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी आपने उनकी लगा दी, तो आपके तरीका और टैक्टिक्स मैं सिखा ही चुका हूं। अगर उस मुद्दे पर आपने काम कर लिया, तो उन पर्टिकुलर एजेंसीज को आप टचअप में ले सकते हैं, उनसे आप ग्रांट फंड्स ले सकते हैं। वो डाटा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर देता हूं, राइट। लगभग अगर मैं बात करूं उस डाटा की, तो मेरे पास सभी, देखिए किस जिले में कितना, या सॉरी किस स्टेट का कितना डाटा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ लगभग 100 फंडिंग एजेंसीज का डाटा शेयर कर रहा हूं। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हर बार आप लोगों को एक बात सिखाई है कि कुछ पाने से पहले पहले देना सीख लीजिए। अब मुझे छोटा सा एक जवाब दीजिएगा, इस डाटा के लिए आप क्या सहयोग राशि दे सकते हैं? चलिए, मेरा पहला सवाल, इस डाटा के लिए आप कितनी सहयोग राशि दे सकते हैं? 100 एजेंसीज का मैं आपको डाटा दूंगा, इसके लिए आप क्या सहयोग राशि दे सकते हैं? देखिए, आपका सामर्थ्य अगर 10 रुपए का है तो 10 कहिएगा, आपका सामर्थ्य 100 रुपए का है तो 100 कहिएगा, आपका सामर्थ्य 1,000 का है तो 1,000 कहिएगा, आपका सामर्थ्य 1 रुपए का है तो 1 रुपया कहिएगा। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है और कोई शर्म झिझक की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है। आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहना है कि आप इस डाटा के लिए कितना चार्ज पे कर सकते, कितनी सहयोग राशि आप दे सकते हैं। चलिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1,000 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जो गुरुजी कहेंगे। 101 रुपए, 200 रुपए। चलिए, देखिए बहुत अच्छी बात है
मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहले समाज से कुछ लेना है तो उसके लिए हमारा देने वाला दिल भी होना चाहिए, राइट। तो जिन लोगों ने अपना जवाब लिखा, मैं आपके दिल को सलाम करता हूँ, आपके देने की भावना, आपके एज ए डोनर आपका जो जिगरा है, मैं उसका कदरदान हुआ। मुझे इससे आपके लिए सिर्फ 1 रुपए का डोनेशन चाहिए, राइट। और वो 1 रुपए का डोनेशन भी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए है जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए डाटा आपको सर्व करने जा रहा हूँ। सो 1 रुपए के डोनेशन के साथ आप ये डाटा ले लीजिएगा वहां से। 1 रुपए से ज्यादा किसी को पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि वहां पर पेमेंट का ऑप्शन ही 1 या सवा कुछ रुपए का होगा, राइट। चलिए, मैं आपके साथ आपका वो प्लेटफॉर्म शेयर कर देता हूँ, वहां से आप लोग अपना डाटा जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आपको अपने गूगल पर, मेरे साथ साथ आप चाहें अपने मोबाइल पर ट्राई कर सकते हैं, जिससे किसी को यह ना लगे कि सर हमें नहीं पता लगा या हम नहीं कर पाए। आपके गूगल प्ले स्टोर पर आ जाइए। किस पर आना है आपको? गूगल प्ले स्टोर। आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर होता है ना, उस पर आ जाइए। जैसे ही आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर आएंगे तो वहां पर एप्स के अंदर एप्स का सर्च करना है आपको, है ना। आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं ना, जैसे फेसबुक का, व्हाट्सएप का आप ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप पर आ जाइए। ऐप पर आने के बाद आपको उसमें सर्च करना है सोशल हब। क्या सर्च करना है आपको? सोशल हब। जैसे ही आप वहां पर सोशल हब सर्च करेंगे, आपको इस निशान का ध्यान दीजिएगा। निशान आपको दिख रहा होगा। अगर आपको लोगो नहीं दिख रहा है सोशल हब का, तो मैं एक लोगो आपके सामने वर्बली प्रेजेंट कर देता हूँ। नेचुरली मैं प्रेजेंट कर देता हूँ कि किस टाइप का लोगो आपको दिखाई देगा। ये जो लोगो है, ये आपको दिखाई देगा वहां पर, राइट। सोशल लर्न के नाम से ये दिख रहा है आपको लोगो। इस लोगो के साथ वहां पर आपको ये ऐप दिखाई देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ब्लू कलर का ऐप दिखाई देगा जिसके नीचे एजुकेशन कैरोल मीडिया लिखा होगा। आपको इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से एक नई सौगात है हमारी एनजीओ के लिए, जहां पर हम अपनी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पर काफी सारे फ्री कोर्सेज लेकर आया हूं, जो कि आपके एनजीओ से संबंधित होंगे। तो वो सभी फ्री कोर्स आपको इसी ऐप में मिलेंगे। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पर आप जाएंगे तो कोर्सेज सेक्शन के अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा सीएसआर एजेंसी डाटा के नाम से। उसको जब आप परचेज करेंगे तो शायद 1 रुपया कुछ कॉस्ट आपको दिखाएगा, मैं एक बार, राइट। तो हालांकि इस पर्टिकुलर कोर्स पे लिखा हुआ फॉर्च्यून 500 सीएसआर एजेंसी, लेकिन इसको अपडेट किया जाए बिकॉज इट्स ए कोर्स। तो यहाँ पर डाटा हम जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्लासेस के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एक्सेस बढ़ती जाएगी। अभी फिलहाल 4 लोग ऑलरेडी एक्सेस ले चुके हैं। मोहित कुमार जी, मनोज कुमार जी, दीपक कुमार वर्मा जी, है ना। काफी लोग एक्सेस ले चुके हैं अभी, राइट। सो आई होप सो कि आप लोग इस ऐप के माध्यम से अपने क्रेडेंशियल्स को जो है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तमाम कोर्सेज इस पर इसी मंथ के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक यूजर प्रोटोकॉल भी होगा कि अगर आपके मोबाइल पर ये ऐप कितने दिनों से इंस्टॉल्ड है, उसके बिहाफ पर आपकी एक्सेस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर जितने भी कोर्सेज आएंगे वो ऑटोमेटिकली फ्री होंगे। सो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सोशल हब सर्च करना है। मैंने जैसे कि आपको बार बार बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर ऐप का लिंक, सर ऐप का लिंक मेरे पास नहीं है। गो टू द गूगल प्ले स्टोर, वहां पर आप सोशल हब के नाम से सर्च कीजिए। SOCIALHUB, राइट। सोशल हब सर्च कीजिए, ब्लू कलर का आपको जो है ऐप दिखाई देगा, राइट। सोशल का एस कैपिटल, हब का एच कैपिटल, राइट। और आप जो है
इस प्रकार का एक ऐप दिखाई देगा, सोशल हब, बिल्कुल ब्लू कलर का, जिसके अंदर येलो कलर की कुछ टाइपिंग या ये दिखाई देगा आपको लोगो टाइप में, राइट। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पर आपके लिए वो कोर्स 1 रुपए में अवेलेबल है। और जो भी इस पर कोर्स आएंगे उसके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन 1 रुपए का रहा करेगा आप लोगों के लिए, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आपकी जिस क्लास के लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था वो क्लास आपको बेहतर लगी होगी। और याद रखिएगा, इस ऐप पर जाने के बाद, इस ऐप पर जाने के बाद, क्योंकि इस ऐप को हमने आपके लिए स्पेशली जो है ड्राइव किया है, स्पेशली आप लोगों के लिए इसको तैयार किया है, जिससे कि हम आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज फ्री में पहुंचा सकें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस ऐप को रेट करना मत भूलिएगा। देर इज एन ऑप्शन फॉर द रेटिंग आल्सो। जब आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर होते हैं तो वहां पर रेटिंग के लिए भी ऑप्शन होता है। तो प्लीज आप लोगों की ओर से इस ऐप को रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड गुड नाइट।